हेलो, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं हूं आपका दोस्त अमित पांडे। स्वागत करता हूं अपने ऑफिशियल यूट्यूब चैनल ऑनलाइन स्टडी विद अमित में। तो फ्रेंड्स, ईवीएस का जो टॉपिक हमने लास्ट में छोड़ा था, हम वहीं से कंटिन्यू करेंगे जहां से आपको हमने लास्ट में छोड़ा था। याद रखिए, ये ईवीएस का जो हम आपको पीडीएफ अभी रीड करा रहे हैं, लास्ट टाइम अभी जो एलडीसी का हुआ है एग्जाम केवीएस में, उसमें बहुत सारे क्वेश्चंस यहाँ पूछे गए। और याद रखिए, अभी केवीएस का रिसेंट एग्जाम जो पीआरटी में 20 से स्टार्ट हो रहा है, वहाँ पे भी आपको बहुत सारे क्वेश्चंस यहाँ से मिलेंगे। सो आप लोग इसको आराम से पूरी पीडीएफ यानी पूरी वीडियो को अच्छे से देखिए और कोशिश करिएगा कि इसको नोट डाउन करके अपने पास रखिए, ठीक है। सो स्टार्ट करते हैं हम। देखिए, उस दिन हमने आपको बाकी सारी चीज़ें पढ़ाई, आज हम आपको आगे बताते हैं जहाँ से हमने एक टॉपिक छोड़ा था, अनीता की मधुमक्खियाँ। एक ये कक्षा 5 का एक टॉपिक चैप्टर 5 है ये, ठीक है। और वहाँ पे आपको ये सारी चीज़ें मिलती हैं। हम आपको यहाँ पे पूरी चीज़ें डिटेल में बता रहे हैं, आप लोग इसको अच्छे से देखिए। अगर आप चैनल पर नए आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और अभी वीडियो को शेयर कर दीजिए ताकि और भी लोगों तक जानकारी पहुँच सके। ओके, सो लेट्स कंटिन्यू। देखिए, पहला है चैप्टर में ये बता रहा है अनीता की मधुमक्खियाँ। देखिए, इसमें मधुमक्खियों के बारे में क्या चीज़ कैसे होता है, कहाँ पर क्या चीज़ पाई जाएंगे मधुमक्खियों में, ये सारे टॉपिक्स में आपको बताया जाएगा जो एनसीईआरटी से डायरेक्ट लिया गया है। ओके, तो पहला है बोचाहा गांव। बोचाहा गांव बिहार में मुजफ्फरपुर जिले में पड़ता है, ठीक है। एक बोचाहा गांव है जो बिहार के मुजफ्फरपुर जिले में है, ठीक है। इस इलाके में बहुत सारे लीची के पेड़ हैं। कौन से पेड़ आते हैं? लीची के पेड़, ठीक है। इस इलाके में लीची के बहुत सारे पेड़ होते हैं, ठीक है। लीची के फूल मधुमक्खियों को क्या करते हैं? लुभाते हैं। जो मधुमक्खियां होती हैं लीचियों के पेड़ पे बहुत ज़्यादा होती हैं, ठीक है। फरवरी में ये खिलते हैं। जो लीची होता है वो फरवरी माह में इसके फूल खिलने लगते हैं। इनकी खुशबू से जो मधुमक्खियां होती हैं बहुत ज़्यादा आकर्षित होती हैं और इन पर मंडराने लगती हैं, ठीक है। अक्टूबर से दिसंबर तक का समय मधुमक्खियों के अंडे देने का होता है। आपसे क्वेश्चन डायरेक्टली आता है कि मधुमक्खियों के प्रजनन का मुख्य समय कौन सा होता है या उनके अंडे देने का मुख्य समय कौन सा होता है? तो आपका जवाब होता है अक्टूबर से दिसंबर तक का, ठीक है। अतः मधुमक्खियां जो होती हैं पालन के लिए सबसे अच्छा समय यही होता है, ठीक है। आगे देखते हैं। मधुमक्खी एक समूह में कार्य करती है, ठीक है। जो ये मधुमक्खियां होती हैं वो एक समूह में रहकर कार्य करती हैं। जब इनका एक छत्ता होता है, जो इनका पूरा घर बना होता है, हर छत्ते में क्या होती है? एक रानी मक्खी होती है, ठीक है। उसमें एक क्या होगी? वो रानी मक्खी होती है जो अंडे देती है। यानी कि क्वेश्चन अगर आपसे एनसीईआरटी से डायरेक्टली क्वेश्चन पूछा जाता है ईवीएस में कि मधुमक्खियों में अंडे देने का कार्य कौन करती है, तो वो करती है रानी मक्खी, ठीक है। छत्ते में कुछ नर मक्खी होते हैं, ठीक है। नर मक्खी होते हैं, ठीक। और इन नर मक्खियों का काम क्या होता है? ठीक है, छत्ते में बहुत सारे काम करने वाली, ठीक है। अब देखिए, नर मक्खी भी होते हैं लेकिन छत्ते में बहुत सारे काम करने वाली यानी काम करने वाली मक्खियां भी होती हैं। ये दिन भर काम करती हैं। शहद के लिए फूलों का रस ढूंढती हैं। जब किसी मक्खी को रस मिल जाता है तो वह तरह तरह के नाच करती हैं। उससे दूसरी मक्खियों को पता चल जाता है कि रस कहाँ है। वे रस से शहद बनाती हैं और छत्ते बनाने का काम भी इन्हीं का होता है और बच्चों का पालना भी। यानी कि जो रानी मक्खी होती है उसका काम सिर्फ इतना होता है अंडे देना, लेकिन बाकी जो होता है कि फूलों का रस ढूंढना, फूलों का रस मिल जाए, जैसे होता नहीं है कि छोटे बच्चों में किसी एक को कुछ मिल गया तो वो खुशी मनाते हैं और बाकियों को भी बताते हैं कि हाँ देखो मुझे ये चीज़ मिल गया है, आप भी आ जाओ, ठीक है ना। तो वैसा ही कुछ यहाँ पे भी होता है, ठीक। चलिए आगे हम लोग देखते हैं। अगला देखिए, तो अगला क्वेश्चन आता है यहाँ पे। अगला टॉपिक देखिए है खिड़की से, ठीक है। टॉपिक का नाम है खिड़की से। अब खिड़की से में क्या दिखाया जाता है? मड़गांव, ठीक है। मड़गांव
ये कहाँ पर पड़ता है? गोवा में। क्वेश्चन आता है मडगांव कहाँ पर? गोवा में। गोवा से केरल तक का रेल का रास्ते से कितनी सुरंग और कितने पुल आते हैं? ठीक है, ये भी देख लीजिए, ये 7th चैप्टर है। ठीक है, और इसमें क्वेश्चन आपसे पूछता है गोवा से केरल के बीच में कितने सुरंग और कितने पुल आते हैं? तो याद रखिए, गोवा से केरल के बीच टोटल 92 सुरंग आते हैं और पुल कितने हैं? 2000 पुल हैं, 2000 पुल आते हैं। ठीक है, मलयालम में वलियम्मा, क्या? वलियम्मा। वलियम्मा किसको कहा जाता है? माँ की बड़ी बहन को। माँ की बड़ी बहन को वली अम्मा कहा जाता है, किसमें? मलयालम में। ठीक है, और अमूमा कहा जाता है अपनी माँ की माँ को, यानी नानी को कहा जाता है अमूमा। ठीक है, अब मलयालम में वलियम्मा किसको कहा गया? माँ की बड़ी बहन को, यानी किसको? मौसी को। ठीक है, दूसरी बात अमूमा कहा जाता है माँ की माँ, यानी नानी को कहा जाता है। अगला देखिए चैप्टर हमारा आता है नानी के घर तक। ठीक है, ये भी देख लीजिए, ये ईवीएस का ये भी एक टॉपिक है। इसमें देखिए क्या है, केरल के कई भागों में एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए फेरी और अन्य तरह के नावों का इस्तेमाल किया जाता है। फेरी क्या होता है? छोटी नावें जिनका एक तरफ से घाट से दूसरे घाट तक ले जाने का काम किया जाता है, उनको कहा जाता है फेरी। यानी यात्रियों को एक स्थान से दूसरे स्थान तक जल रास्ते से ले जाने वाले छोटी नावों को फेरी कहा जाता है। अगला देख लेते हैं। अगला टॉपिक कहता है हु तू तू। ठीक है, कर्णम मल्लेश्वरी के बारे में इसमें बताया गया है। कर्णम मल्लेश्वरी ये क्या है? एक वेटलिफ्टर है। वेटलिफ्टर है, कहाँ की है ये वेटलिफ्टर? आंध्र प्रदेश की हैं। ठीक है, आंध्र प्रदेश की रहने वाली हैं। नाम क्या है? कर्णम मल्लेश्वरी। इनके पिता के बारे में जान लें तो इनके पिता पुलिस में एक हवलदार थे। जब ये 12 साल की थी तभी से क्या किया था? वजन उठाने का अभ्यास करने लगी थी। अब वे कितने किलोग्राम का उठाते हैं? छोटे क्वेश्चन है लेकिन बहुत दमदार क्वेश्चन है, डायरेक्ट अटैक करते हैं एग्जाम में। अब वे कितने किलोग्राम का उठाती हैं? 130 किलोग्राम तक के वजन को वो क्या करती हैं? अभी उठाती हैं। कौन उठाती हैं? कर्णम मल्लेश्वरी। ठीक है, अगला देख लेते हैं। कर्णम मल्लेश्वरी के बारे में ये भी जान लीजिए कि कर्णम मल्लेश्वरी जो है वो भारत के बाहर अब तक कितने मेडल ला चुकी हैं? तो कर्णम मल्लेश्वरी जो है वो भारत के बाहर टोटल 29 मेडल को अब तक ला चुकी हैं। ठीक है, आगे बात करें, उनकी 4 बहनें थी। कौन से? ठीक है, इनकी 4 बहनें भी हैं, रोज वजन उठाने का अभ्यास करती हैं। ठीक है, इनकी 4 बहनें और भी हैं जो भी ये काम अभी वजन उठाने यानी वेट लिफ्टिंग का काम करती हैं। ठीक है, अगला टॉपिक देख लीजिए। हमारे टॉपिक का नाम है फुलवारी। ठीक है, क्या नाम है? फुलवारी। अब अगर फुलवारी की बात कर लें तो उत्तराखंड कहाँ से रह जाएगा? उत्तराखंड तो हमारा मेन है। तो उत्तराखंड में पहाड़ों के बीच में एक ऐसी ही जगह है जहां फूल ही फूल हैं। ठीक है, फूलों की घाटी कही जाती है। ठीक है, क्या कहा जाता है? फूलों की घाटी कहा जाता है। क्वेश्चन आपके पास आता है फूलों की घाटी कहाँ है? उत्तराखंड में है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। बिहार में मधुबनी नामक एक जिला है। ठीक है, मधुबनी नामक जिला कहाँ पे है? बिहार में। त्योहारों और खुशी के मौके पर वहाँ घर की दीवारों पर और आंगन में इस तरह की चित्रकला मधुबनी के नाम से मधुबनी चित्र बनाए जाते हैं। चित्र पीसे हुए चावल, ये आता है मधुबनी पेंटिंग किससे बनाई जाती है? तो पीसे हुए चावल में रंग मिलाकर बनाए जाते हैं। ये रंग खास तरह के होते हैं। इन्हें बनाने के लिए क्या किया जाता है? नील, हल्दी, फूलों के पेड़ों का रंग आदि इसमें इस्तेमाल में लाया जाता है। ठीक है, इंसान, जानवर, पेड़, फूल, पंछी, मछलियाँ
अन्य कई जीव जंतु के साथ में बनाए जाते हैं। यानी कि इससे क्या किया जाता है, जो मधुबनी पेंटिंग होती है उसमें किसी भी तरह का आर्ट हम बना सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, उत्तर प्रदेश में कचनार के फूलों से, केरल में केले के फूलों से और महाराष्ट्र में सहजन के फूलों से बनाया जाता है। अब देखिए, उत्तर प्रदेश में कचनार के फूलों से भी बनाया जाता है मधुबनी पेंटिंग, केरल में क्या किया जाता है, केले के फूलों से, महाराष्ट्र में सहजन के फूलों से। अब इन चीज़ों को दो चीज़ों में यूज़ किया गया, उधर पेंटिंग्स में और इधर हम बात करते हैं तो इनसे क्या बनाया जाता है, सब्जियों में भी इसे प्रयोग किया जाता है। यानी कि हम क्या करते हैं, केले के फूलों का तो चलो पकौड़े नहीं बनते हैं, ठीक है, वो तो अपने यहाँ यूज़ नहीं किया जाता। बात की अगर हम बात करते हैं तो जैसे हमने कहा सहजन का फूल, सहजन के फूलों को क्या करते हैं, हम बेसन के साथ बना के उसको पकौड़े में यूज़ किया करते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं अगला, देखिए अगला है बहुत से फूल, क्या कह रहा है, बहुत से फूलों जैसे गुलदाउदी, जीनिया, ठीक है, गुलदाउदी जीनिया से रंग भी बनाए जाते हैं। ठीक है, गुलदाउदी और जीनिया से क्या किया जाता है, रंग भी बनाए जाते हैं। उन रंगों से कपड़े भी रंगे जाते हैं। यानी गुलदाउदी और जो जीनिया का फूल है उनसे हम लोग क्या करते हैं, रंग बना के कपड़ों में यूज करते हैं। इत्र की एक छोटी सी सीसी भी बहुत सारे फूलों से बनती है। अब जो हम लोग परफ्यूम यूज करते हैं, ठीक, परफ्यूम नगरी कन्नौज, अगर हम बात करते हैं इसकी कि इसमें छोटी सी सीसी होती है तो वो कैसे बनी, तो उस छोटी सी सीसी को बनाने में कई तरह के फूलों का यूज़ किया गया, तब वो छोटी सी सीसी हमारे पास आती है जिसको लगा के बहुत ज़्यादा महक पैदा होता है। अब बात करते हैं उत्तर प्रदेश को कन्नौज जिला, उत्तर प्रदेश का जो कन्नौज जिला है वो इत्र के लिए बहुत फेमस है। मैं आपसे बोल चुका हूँ, बहुत ज़्यादा मशहूर है। यहाँ पर पास के इलाकों से ट्रकों में भरकर फूल लाए जाते हैं, फिर उनसे इत्र, गुलाब जल, केवड़ा तैयार किया जाता है। कन्नौज में इस काम को हजारों लोग करते हैं। यानी इसको हम क्या कहते हैं, तो हम याद रखिए, कन्नौज जो है, ठीक है, कन्नौज को इत्र नगरी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, इत्र नगरी, ठीक है, कन्नौज को इत्र नगरी के नाम से जाना जाता है। आगे देखते हैं चैप्टर 12, कैसे कैसे बदले घर। ठीक है, एक टॉपिक है कैसे कैसे बदले घर, कैसे क्या घरों में बदलाव आया उसके बारे में इसमें बताया है। गाजी खान एक स्थान है, नाम है, ये पाकिस्तान में है। ठीक है, सोहना गांव हरियाणा में है। ठीक है, वेलवनिका गांव ये कर्नाटक में है। ठीक है, अब ये देखिए यहाँ से एक टॉपिक चेंज हुआ है, इसका नाम है बसवा के खेत। ठीक है, अभी इसमें जो चीज़ें हैं आपको इससे मैटर में अभी और भी ऐसी चीज़ें मिल जाएंगी जिससे आपको ये क्वेश्चन डायरेक्ट हिट करेंगे। जैसे अब सोहना गांव, आपको लगेगा सोहना गांव में ऐसा क्या है, ये हरियाणा का गांव है और ये कई चीज़ों के लिए फेमस है। ठीक है, इसलिए हम इसको डायरेक्ट आपसे पूछ लेता है वेलवनिका गाँव कहाँ पर है। ठीक है, तो आपको वन लाइनर आंसर होना चाहिए, इसीलिए मैंने डायरेक्टली हिट क्वेश्चंस आपके दिए हैं। ठीक है, वेलवनिका गांव के लोग प्याज की खेती करते हैं। जो ये वेलवनिका गांव है कर्नाटक में, यहाँ के लोग प्याज की ही खेती करते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, अगला टॉपिक आता है, ठीक है, गिजू भाई। ठीक है, चैप्टर का नाम है चू चू करती आई चिड़िया। ठीक है, इसमें देखते हैं गिजू भाई बधेका गुजरात में रहते थे। वे बच्चों के लिए मजेदार किस्से और कहानियां और पत्र लिखते थे। यानी ये गिजू भाई जो हैं ये क्या हैं, ये लेखक हैं। ठीक है, गिजू भाई जो हैं वो लेखक हैं। और कैसे लेखक हैं, तो ये मजेदार किस्से कहानियां ये लिखा करते थे। किनके लिए लिखते थे, ये बच्चों के लिए लिखते थे। ठीक है, आगे देखते हैं, नेक्स्ट देखते हैं, इसमें दिया हुआ है कलचिड़ी इंडियन रॉबिन। ठीक है, कलचिड़ी या इसे इंडियन रॉबिन कहा जाता है। पत्थरों के बीच क्या करता है, घोंसले बनाता है। ठीक है, जो ये कलचिड़ी या इंडियन रॉबिन है ये क्या करती है, ये पत्थरों के बीच अपने घोंसला बनाती है।
घोंसला घास से बना हुआ होता है, उसके ऊपर पौधे की नाजुक टहनी होती है, ठीक, यानी कि एक पत्थर होंगे, पत्थरों के बीच में घास के द्वारा ये क्या करेंगे, बनाए जाएंगे, घास के बीच में ये पत्थरों में बनाते हैं और क्या करते हैं कि नाजुक सी टहनी जो होगी, जैसे कोई पौधा हुआ है, छोटा सा पौधा हुआ, अगर वो झुका हुआ है तो उसी में ये क्या करेंगे, अपने घोंसले को बना लेते हैं, ठीक है, उसके ऊपर ये बनाते हैं। अब ये उसमें क्या क्या यूज कर लेते हैं, तो ऊन जड़ें, बाल, रुई, ये सब क्या करते हैं, उसमें बिछा लेते हैं, किस लिए, ताकि जो बच्चे हों वो ठंड से परेशान ना हो, ठीक है। कौवे के घोंसले, जो ये कौवे का घोंसला होता है, कौवे के घोंसले में लोहे के तार, लकड़ी की शाखाएं जैसे चीजें भी होती हैं। अब जो कौवा होता है वो क्या करता है, बड़ी बड़ी चीजों को भी ले आता है, जैसे लोहे के तार हो गए, ठीक है, लकड़ी हो गए, बुरादे हो गए लकड़ी के, और उनकी जो छाल होती है वो सब लाके रख देता है ताकि अपने बच्चों को वो गर्मी दे सके और वो अच्छे से रह सके, ठीक है। कौवे के पेड़ की ऊंची डाल पर घोंसला बनता है। जो कौवे होते हैं काफी ऊपर उड़ान करते हैं, तो वो काफी ऊंचाई पर अपने घोंसलों को बनाते हैं ताकि सांप व अन्य जानवरों से उसकी रक्षा कर सके, ठीक है। कोयल अपना घोंसला कभी नहीं बनाती है, कोयल कभी भी अपना घोंसला नहीं बनाती है। आपसे बहुत सारे क्वेश्चन वनडे एग्जाम्स में और हमेशा पूछते रहते हैं कि कोयल अपना घोंसला नहीं बनाती। क्वेश्चन आपसे डायरेक्टली ऑप्शन देगा कौन अपना घोंसला नहीं बनाती, तो याद रखिएगा कोयल अपना घोंसला नहीं बनाती, बल्कि वो क्या करता है, वो कौवे के घोंसले में अंडे दे देते हैं। कौवे का घोंसला देखेंगे और उसी में जाके वो अपने अंडे दे देते हैं और वो दोनों ही पहचान नहीं पाते हैं किनके अंडे हैं। फाख्ता कैक्टस के कांटों के बीच या मेहंदी के मेड़ पर घोंसला बनाती है। अब फाख्ता क्या होता है, पहले तो ये जानना जरूरी है। तो फाख्ता क्या होता है, जैसे डव साबुन आप लोगों ने देखा होगा, डव साबुन के ऊपर एक छोटी सी सफ़ेद चिड़िया बनी हुई होती है, वो जो सफ़ेद चिड़िया बनी होती है उसी को कहते हैं फाख्ता, बहुत ही खूबसूरत चिड़िया होती है। नेक्स्ट देखते हैं गौरैया कहीं भी घोंसला बना लेती है, यानी गौरैया जहाँ पाती है अपने घोंसले को बना लेती है। जैसे और एक तो ये घरेलू बन के रहती है, घरों की अलमारियों के ऊपर बना लेते हैं, आईने के पीछे बना लेते हैं, ठीक है। उसी तरह से अगर हम कबूतर की भी बात कर लें तो कबूतर भी ऐसे ही अपने घोंसले बनाता है, यानी पुराने मकानों में बना लेता है, खंडहरों में बना लेता है। जैसे देखते हैं पुराने घर, अगर फिल्मों में देखोगे तो पुराने घरों के अगर खोले तो सबसे पहले कबूतर उड़ते हुए दिखाई देंगे, यानी वो क्या करते हैं, खंडहर ऐसी जगहों पर वो क्या करते हैं, अपने अंडों को दिया करते हैं। बसंत गौरी जो चिड़िया होती है, बसंत गौरी, जो गर्मियों में टुक टुक करते रहते हैं, गर्मियों में क्या टुक टुक आवाज करते रहते हैं, पेड़ के तने में गहरा छेद बनाकर उनमें अंडे रखते हैं, ठीक है। आगे देखते हैं, अगला देखते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन ये देता है दार्जिन चिड़िया अपनी नुकीली चोंच से पत्तों को क्या करता है, सिल लेती है। इसकी जो चोंच होती है बहुत शार्प होती है, ठीक है। तो ये क्या करता है, अपनी चोंच से क्या करता है, जो पत्ते होते हैं उनको वो सिल लेता है, ठीक है, और उसके बीच में बनी थैली को अंडे देने के लिए तैयार करता है। जो उसके बीच में बच जाता है थैली, उसमें क्या करता है, अपने बच्चों के यानी अंडे को देता है। नेक्स्ट देखते हैं शक्कर खोरा ये क्या है, किसी छोटे पेड़ या झाड़ी की डाली पर अपना अंडा लटकता घोंसला बनाता है, ठीक है। अपना जो लटकता हुआ घोंसला होता है उसको बनाता है। जैसे देखते हो ये पेड़ है और पेड़ के ऊपर जैसे एक पेड़ बना दिया गया, ठीक है, और उस पेड़ के ऊपर वो अपने घोंसले को बना देते हैं और इसी में वो अंडे दे दिया करते हैं, ठीक है। चलो नेक्स्ट देखते हैं हम, अगला आता है घोंसले में बाल, बारीक घास, पतली टहनियाँ, सूखे पत्ते, रुई, पेड़ की छाल के और टुकड़े, कपड़ों के चीथड़े आदि होते हैं। यानी जो शक्कर खोरा होता है वो क्या करता है कि वो आराम से बच्चे रह सकें, उनके लिए क्या करता है, रुई, पेड़ की छाल, ठीक है, और
टुकड़े, कपड़े के चीथड़े, इस तरह की चीज़ों को क्या करता है, वो लगाता है। ठीक है, यहाँ तक कि वो क्या करता है, मकड़ी के जाले जो होते हैं उनको भी वो ले आता है उसमें। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं बीवर। बीवर पक्षी बहुत सीधा साधा जानवर होता है बीवर। बीवर क्या करता है, पक्षियों में सभी नर बीवर अपने अपने घोंसले बनाते हैं। जो नर बीवर होता है वो क्या करता है, अपने घोंसलों को बनाता है। मादा बीवर उन सभी घोंसले को देखती हैं, उनमें से जो सबसे अच्छा लगता है उनमें ही वह अपने अंडे दे देती हैं। ये ट्रेंड बड़ा अजीब का है कि मतलब जो नर वीवर होते हैं वो अपनी मादा वीवर के लिए बनाते हैं घोंसला। कई नर वीवर अपने अलग अलग घोंसले बनाते हैं और मादा वीवर का जो अच्छा लग गया ना, बस उसी में जाके वो रह लेती हैं और उसी में वो अंडे देते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, पक्षियों के कई दुश्मन हैं, जैसे मनुष्य, दूसरे जानवर भी, कौवे, गिलहरी, बिल्ली, चूहे मौका देखते ही क्या करते हैं, अंडे को चुरा लेते हैं और कई बार घोंसले को भी तोड़ देते हैं। अब बात करते हैं मनुष्य, इसमें क्यों इतना बात को कह रहे हैं। मनुष्यों का काम क्या है, दुनिया की कोई भी चीज़ हो जाए ना, सब तो वो खा लेते हैं। ठीक है, तो ये जान लीजिए जानवर से ज़्यादा तो मनुष्य रह गया। कोई चिड़िया खा लेंगे, बकरी खा लेंगे, कुछ तो बचता नहीं है। तो अब जानवर क्या करते हैं, इंसानों से इस बात के लिए डरते हैं कहीं ये मेरे बच्चों को खा ना ले। ठीक है, तो गिलहरी, बिल्ली, चूहे ये सब तो मौका देखते वैसे भी चुराते हैं, इंसान भी उन्हीं में से हैं, वो भी उसको चुरा ही लेते हैं। चलिए आगे देखते हैं, जानवरों के दांत। ठीक, जानवरों के दांत अगर हम इसकी बात करते हैं तो गाय के आगे के दांत छोटे होते हैं। ठीक है, पत्तों को काटने के लिए जो गाय के आगे के छोटे दांत होते हैं उसका काम क्या होता है, पत्ते को काटने यानी चारा को काटने के लिए होता है। घास चबाने के लिए पीछे के दांत चपटे और बड़े होते हैं। ठीक है, जो पीछे वाले दांत होते हैं वो क्या होते हैं, चबाने के लिए होते हैं। आगे के दांत क्या होते हैं, काटने के लिए होते हैं। ठीक है, चलिए किस चीज को, घास को काटने के लिए, इंसानों को नहीं काटती हैं गाय। ठीक है, चलो बिल्ली के दांत। अब अगर हम बिल्ली के दांत की बात करते हैं तो बिल्ली जानते ही हो बहुत शार्प उसके होते हैं। तो बिल्ली के दांत नुकीले होते हैं जो किसको पकड़ने के लिए, मांस फाड़ने के लिए और काटने का काम में आते हैं। जैसे मांस को अगर पकड़ा तो पकड़ने के बाद उसको फाड़ने का काम जो करते हैं वो उनके आगे के दांत जो बहुत शार्प होते हैं। ठीक है, अगर हम सांप के दांत की बात कर लें तो सांप के दांत होते हैं बहुत नुकीले, आगे के 2 दांत ही होते हैं उनके और जहर होता है, पर वह अपने शिकार को चबा कर नहीं खाते बल्कि क्या करते हैं, निगल जाते हैं। जैसे आप लोगों ने देखा होगा कि जब सांप पकड़ता है मेंढक को तो क्या करता है, वो सीधे निगल जाता है और अंदर ही वो क्या करता है, उसको तोड़ मरोड़ डालता है, जिससे उसका पूरा शरीर जो होता है अंदर ही टूटकर उसके पास चला जाता है और पेट में उसको कुछ समय रखता है और फिर यूं ही उसको बाहर कर देता है। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं हम गिलहरी के दांतों की। अगर गिलहरी की बात करते हैं तो गिलहरी के दांत हमेशा बढ़ते रहते हैं। दांतों को काटने और कुतरने के कारण इनके दांत घिसते रहते हैं। ये बात मैंने पिछली क्लास में क्या बताया था, चूहे के बारे में। चूहे के दांत जो होते हैं वो भी लगातार बढ़ते रहते हैं। अगर चूहे काटना बंद कर दें, जैसे हम लोग सोचते हैं यार क्या मिलता है चूहों को, हमारे कपड़े काट देते हैं या फिर हमारी अच्छी अच्छी चीज़ें काट देते हैं, तो फिर आखिर चूहे ऐसा क्यों करते हैं, क्या ज़रूरत है भाई उनको ना काटते, लेकिन उनकी मजबूरी है। अगर चूहे काटते ना रहें, कुतरते ना रहें तो उनके दांत बढ़ जाएंगे और अपने ही दांत बढ़ने की वजह से उनकी मौत हो जाएगी। इसलिए वो काटते रहते हैं ताकि दांत घिसते रहें और वो जिंदा रहें। ठीक है, तो वो भी अपने जीवन बचाने के लिए ही काटते हैं, उनको कोई बहुत फायदा उससे नहीं मिलता है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, अगला टॉपिक आता है पानी कहीं ज़्यादा कहीं कम। ठीक है, अब हम जल के बारे में जान लें। देखिए टॉपिक आप जो सुनते हैं तो कहते हैं कितने इंटरेस्टिंग से टॉपिक हैं, तो याद रखिए बच्चों को आकर्षित करने के लिए ऐसे ही टॉपिक्स दिए जाते हैं जिसको वो अच्छे से समझ सकें और उनको अपने में बिठा सकें। लेकिन उनको बहुत कुछ देखना होता है, लेकिन हमें क्या करना है कि सिर्फ उतनी चीज़ों को देखना है जिससे हमारा काम चले और हम ईवीएस के टॉपिक्स को अच्छे से कवर कर सकें। ओके, आगे देखते हैं नलमड़ा। ये नलमड़ा क्या है, आंध्र प्रदेश में है। ठीक, नलमड़ा जो है वो आंध्र प्रदेश में है। बाजार गांव,
बाजार गांव ये भी कहाँ पे है, महाराष्ट्र। नलमंडा गांव कहाँ पे आता है, आंध्र प्रदेश में, आंध्र प्रदेश में है ये। और बाजार गांव ये कहाँ पे पड़ जाता है, महाराष्ट्र में। अब आगे बात करते हैं कफ परेड। कफ परेड कहाँ पे है, मुंबई में। अगर हम नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं होलगुंडी गांव, ये होलगुंडी गांव कहाँ पड़ता है, कर्नाटक। अब देखिएगा ये जो डायरेक्टली क्वेश्चंस आ रहे हैं ये डायरेक्टली पॉइंट वर्ड्स हैं, आपसे डायरेक्टली ऐसे ही क्वेश्चंस को ही वो पूछता है। अगर वो डायरेक्ट क्वेश्चन पूछता है तो आपको लगेगा ये गांव कहाँ पे हैं, कैसे होते हैं, तो आप एक एक लाइन के हैं, आप उनको ऐसे ही देख कर जाइए, ठीक है, और याद करिए, आपको बहुत फायदा इससे आएगा। नेक्स्ट देखते हैं चैप्टर 19 जड़ के जाल, ठीक है, जड़ के जाल। इसमें क्या है, बरगद के पेड़, ठीक है, बरगद के पेड़। अब बरगद के पेड़ की अगर हम बात करते हैं तो बरगद के पेड़ की लटकन जिस पर बच्चे झूलते हैं, ठीक है, तो बरगद के पेड़ जिस पर बच्चे झूलते रहते हैं असल में वो क्या हैं, उनकी जड़ें हैं। अब देखिए बरगद का जो पेड़ होता है उस पर क्या करते हैं, उनके लताएं लटकती रहती हैं। अब वो जो लताएं लटकती रहती हैं ना, जड़, वही उसके मेन जड़ होते हैं, ठीक है, और बढ़ते बढ़ते जमीन के अंदर वो चली जाती हैं। जैसे क्या होता है कि अगर वो पेड़ हुआ, मान लीजिए वो एक पेड़ हुआ और यूं उसके बन गए, अब क्या होता है कि उसकी जो डालियां होती हैं, ठीक है, अब देखिए जो डाली होती है उनमें क्या होता है, यूं जड़ें लटकी रहती हैं, ठीक है, और वो क्या करते हैं, धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते क्या करते हैं, वो आके जमीन में घुस जाएंगी। इसके लिए क्या होता है कि वो जड़ें धीरे धीरे यहाँ पर, और वो नए पौधे का भी निर्माण कर देती हैं, ठीक है, क्या करती हैं, वो फिर से नए पौधे का निर्माण कर देती हैं। और ये कौन सा काम करती, कौन पेड़ होता है, बरगद के, ठीक है, बरगद के। चलिए तो हम आगे देखते हैं उसको, ठीक है, बरगद का पेड़ यहाँ पे हो गया। आगे हम नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं, अगला टॉपिक देखते हैं। यहाँ से अगला आता है रेगिस्तान, ठीक है। अब अगर हम रेगिस्तान के बारे में जान लेते हैं, रेगिस्तानी ओक, ठीक है, रेगिस्तानी ओक। रेगिस्तानी जो ओक है नामक पेड़ कहाँ पाया जाता है, ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। रेगिस्तानी ओक जो है वो ऑस्ट्रेलिया में, क्वेश्चन बहुत बढ़िया है, ये डायरेक्ट ही आता है, रेगिस्तानी ओक कहाँ पाया जाता है, तो वो ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। यह बहुत लंबा होता है, क्या है, ये बहुत लंबा होता है, पत्तियां बहुत कम होती हैं। ऑब्वियस सी बात है, रेगिस्तानी पौधों में कटीले पौधे पाए जाएंगे, लेकिन इसमें पत्तियां बहुत कम होती हैं। इसकी जड़ें जमीन में बहुत ही गहरी जाती हैं, ठीक है। 30 पेड़ जमीन में लिटा दिए जाएं, यानी कि 30 पेड़ जमीन के अंदर लिटा दिए जाएं, उतनी गहरी, ठीक, यानी इनकी जो जड़ें होती हैं बहुत लंबी होती हैं। अगर 30 पेड़ लिटा दिया जाए वहाँ तक कि ये चली जाती हैं, जब तक कि पानी ना पहुँच जाए तब तक। जब कभी इस इलाके में पानी नहीं होता है तो वह लोग इसके तने के अंदर पतला पाइप डालकर पानी निकाल लेते हैं। यानी ये जो पौधा है, ठीक, रेगिस्तानी ओक, ये क्या करता है कि अगर इसको पानी ना मिला तो ये जड़ें लगातार बढ़ती जाएंगी। 30 पेड़ लंबा लटा दिया जाए वहाँ तक कि वो क्या करती हैं, जड़ पहुँच जाती हैं जब तक इनको पानी ना मिल जाए। और उसके बाद क्या करते हैं, वो पानी को खींचकर अपने तने में रख लेते हैं। अब होता क्या है, कभी कभी पानी की ज़्यादा किल्लत हो गई तो क्या करते हैं यहाँ के लोग, वो क्या करेंगे, यहाँ पर एक पेड़ रखा, यानी कि जैसे इसकी जो जड़ें हुई वो तो पहुँच गई नीचे से जाके, जहाँ उनको पानी मिला वहाँ से वो पानी लेके, और एक नली बनी जो क्या करता है, यहाँ से पानी पहुँचाने का काम करता है। अब उसने तो अपने पेड़ को दे दिया पानी, लेकिन इसमें बहुत सारा पानी वो क्या करते हैं, स्टोर रखते हैं। तो यहाँ के लोगों को अगर कभी ऐसा लगता है कि हमें पानी की ज़रूरत है तो क्या करते हैं, इसी में एक पतला पाइप डालते हैं और उससे वो अपने यूज़ के लिए पानी भर लेते हैं। ओके, तो चलिए आगे हम फिर से देखते हैं, ठीक है। चैप्टर है मिलकर खाएं, ठीक है, मिलकर खाएं, चैप्टर 20। इसमें क्या बताया है, बिहू का त्यौहार। बिहू का त्यौहार, पहले क्वेश्चन आता है बिहू का त्यौहार कहाँ मनाया जाता है, तो बिहू का त्यौहार असम में मनाया जाता है। चावल की फसल कटने पर मनाया जाता है। कब मनाया जाता है, तो जब चावल की फसल कटती है
तब हम बिहू का त्यौहार मनाते हैं। बिहू का त्यौहार कहाँ मनाया जाता है? असम में मनाया जाता है। इस त्यौहार पर बिहू नृत्य भी होता है। आपसे क्वेश्चन आता है बिहू नृत्य कहाँ पर होता है? असम में होता है। बिहू त्यौहार कहाँ पर होता है? असम में होता है। कब होता है? चावल के कटने के बाद में खुशी के रूप में वहाँ के किसान मनाते हैं। ठीक है। माघ बिहू, माघ बिहू ये कब मनाया जाता है? 14 और 15 जनवरी में मनाया जाता है। असमिया कैलेंडर के 10वें महीने में माघ की प्रथमा और द्वितीया तिथि को मनाया जाता है। पहले दिन को क्या कहते हैं? उरुका। जो पहला दिन होता है उसको उरुका के नाम से जानते हैं। इस दिन अस्थाई शेड, क्या, छप्पर बनाए जाते हैं, जिसे भेला घर कहते हैं। ठीक है। अगर आपसे पूछा जाता है जो माघ बिहू के समय पहला दिन होता है उसमें अस्थाई छप्पर बनाए जाते हैं रहने के लिए, उनको क्या कहा जाता है? तो उन्हें भेला घर कहा जाता है। नेक्स्ट देखते हैं। और सामूहिक भोज करते हैं। जो लोग होते हैं वो क्या करते हैं? सामूहिक भोज करते हैं। ठीक है। और बोरा और चेवा, बोरा और चेवा असम में खाए जाने वाले चावलों की एक किस्म है। कौन सी है? बोरा और चेवा असम में खाए जाने वाली चावलों की एक किस्म है जो पकने के बाद चिपचिपे हो जाते हैं। असम में कढ़ाई को क्या कहा जाता है? तवा कहते हैं। जो हम लोगों का कढ़ाई होता है, ठीक है, ठीक, वहाँ पर क्या कहा जाता है? इस कढ़ाई को कहाँ कहा जाता है? इसको असम में कहा जाता है तवा। जैसे कि हम लोगों के यहाँ पे जो होता है ये वाला जो तवा होता है, इसको नहीं बल्कि ये कढ़ाई को यहाँ पर तवा कहा जाता है। ठीक है। चलिए आगे हम देखते हैं। नेक्स्ट अगला आते हैं। अगला है पोचमपल्ली। ठीक है। चैप्टर का नाम क्या है? पोचमपल्ली। ठीक है। पोचमपल्ली। अब पोचमपल्ली के बारे में क्या है? तो चलिए हम इनके बारे में भी जानते हैं। ओके, चलिए पोचमपल्ली। ठीक, पोचमपल्ली, पोचमपल्ली जो है ये क्या है? मुख्तारपुर गांव तेलंगाना राज्य के पोचमपल्ली कस्बे के पास है। मुख्तारपुर गांव जो है ये, ठीक, मुख्तारपुर गांव ये तेलंगाना राज्य के पोचमपल्ली कस्बे के पास है। यहाँ ज़्यादातर परिवार क्या हैं? बुनकर हैं। कौन है? बुनकर परिवार यहाँ बहुत ज़्यादा है। यह बुनाई बहुत ही यहाँ पर क्या होती है? यहाँ बुनाई बहुत सुंदर और अपने आप में क्या है? अनोखी होती है। इसलिए इस बुनाई को पोचमपल्ली नाम दिया गया है। जो यहाँ की बुनाई होती है बहुत ही सुंदर और आकर्षक होती है, इसीलिए पोचमपल्ली नाम दिया गया है। पोचमपल्ली की तरह ही भारत में कई इलाकों में कुछ खास चीज़ें बनाई जाती हैं, उनके भी नाम देख लेते हैं। जैसे कुल्लू में क्या है? शाल। मधुबनी क्या है? पेंटिंग, बिहार में अभी बता चुका हूँ। असम की सिल्क, कश्मीर की कढ़ाई, ये क्या है? हमारे इंडिया में फेमस है। ठीक है। तो अगर हम इस बात को फिर से देख लें तो पोचमपल्ली, ठीक, मुख्तार गांव यहाँ पड़ता है तेलंगाना राज्य में। ठीक है। यहाँ की जो पोचमपल्ली कस्बे के पास में है, यहाँ के ज़्यादातर परिवार क्या हैं? बुनकर हैं। और ये पेंट जो कला है उसकी बुनाई की, ये बहुत अनोखी है और ये कहाँ पे है? पोचमपल्ली के नाम से जाना जाता है। ठीक है। चलिए अगला देख लेते हैं। टॉपिक है हमारा, सॉरी, क्लास में हूँ, बाद में बात करते हैं। क्लास में बात कर रहे हैं, बाद में बात करते हैं। ओके। तो अगर हम इसमें देखते हैं, जैसे इसमें आगे पॉइंट्स दे रहे हैं कि दूर देश की बात, अगर हम दूर देश की बात करते हैं, ठीक है, तो इसमें क्या है? मलयालम में चिट्टप्पन्ना। ठीक है। मलयालम में चिट्टप्पन्ना किसको कहा जाता है? मलयालम में चिट्टप्पन्ना पिता के छोटे भाई यानी चाचा को क्या कहा जाता है? चिट्टप्पन्ना। ठीक है। फिर आता है कुजम्मा। कुजम्मा क्या किसको कहा जाता है?
पिता के छोटे भाई को की पत्नी अर्थात चाची को क्या कहा जाता है? कुजम्मा। अब बात करते हैं चेन्नई से कोच्चि अगर ट्रेन से जाने पर कितना समय होता है? तो 12 घंटे का समय लगता है। ये छोटे क्वेश्चंस दिखते हैं, बट अगर अचानक से आपके सामने आएंगे तो ये बहुत परेशान करेंगे, ठीक है? तो इनको आप ऐसे ही वीडियो के माध्यम से देखते रहिए और 1-2 बार में देखेंगे आपको मैक्सिमम चीज़ें ऐसे ही याद आ जाएंगी। ओके, ठीक है। तो चलिए हम नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं, अगला देखते हैं। अगला देखिए आबू धाबी की बात हम करते हैं तो आबू धाबी और आसपास के देश रेगिस्तानी इलाके में हैं, ठीक है? आबू धाबी के आसपास के जो देश हैं वो क्या हैं? इलाके रेगिस्तानी इलाके हैं, जहां पर बारिश बहुत कम होती है, क्योंकि रेगिस्तानी इलाके हैं, बारिश ऑलरेडी बहुत कम होती है। चारों ओर रेत फैला हुआ है। यहाँ की स्थानीय भाषा कौन सी है? अरबी है, ठीक है? यानी आबू धाबी की जो स्थानीय भाषा कौन सी है? अरबी। और यहाँ पर क्या चलता है? दिरहम यहाँ की क्या है? मुद्रा। यहाँ रेत के टीले बहुत ज्यादा पाए जाते हैं, ठीक है? आगे देखते हैं। यहाँ पानी बहुत ही कीमती है, ऑब्वियस सी बात है। जैसे आबू धाबी में देखेंगे तो तेल वहाँ बहुत सस्ता है, लेकिन पीने का पानी बहुत महंगा है। यहाँ रेतीली जमीन के नीचे तेल होता है, मैंने पहले ही बताया यहाँ पे तेल की मात्रा बहुत है, इसलिए वहाँ पेट्रोल आसानी से मिल जाता है। यहाँ पेट्रोल पानी से सस्ता है। मैंने अभी आपसे पहले ही बोल दिया है कि पेट्रोल की कीमतें यहाँ सस्ती होंगी, लेकिन क्या होगा? पानी की कीमतें महंगी होंगी। जैसे अपने यहाँ बात कर लें तो जल का भंडार तो अच्छा खासा है, लेकिन पेट्रोल नहीं है, जिनको हम लोग क्या करते हैं? 100 रुपए के आसपास हो गया है, तब भी हम लोग खरीद रहे हैं, ठीक है? आबू धाबी में तो सिर्फ खजूर के ही पेड़ दिखाई देते हैं, क्योंकि वहाँ ऐसा पेड़ है जो उग सकता है, क्योंकि वहाँ पे देखा जाए तो रेगिस्तानी जगह है और सिर्फ खजूर की चीज़ें वहाँ पाई जाएंगी। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, फौजी वहीदा इसमें एक टॉपिक है, ठीक, 4th का, जिसमें हम देखते हैं वहीदा प्रिज्म एक लेफ्टिनेंट कमांडर है। वहीदा प्रिज्म एक लेफ्टिनेंट कमांडर हैं। ये भारतीय नौसेना में क्या है? डॉक्टर हैं, और नौसेना के समुद्री जहाज पर काम करने वाली गिनी चुनी महिलाओं में से एक है, ठीक है? ये पहली महिला हैं जिन्होंने एक पूरी परेड की कमान संभाली। किसी भी सेना में यह बहुत बड़ी बात थी, ठीक है? तो जो ये वहीदा थी, तो वहीदा क्या थी कि ओके, तो वहीदा जो थी ये क्या थी? हाँ, फौजी वहीदा की बात को हम करते हैं तो फौजी वहीदा ये क्या थी? प्रिज्म इनका नाम है, इनको एक संज्ञा दी गई, लेफ्टिनेंट कमांडर हैं। ये भारतीय नौसेना में क्या हैं? डॉक्टर हैं। नौसेना के समुद्री जहाज पर ये क्या कर रहे हैं? काम करने वाली गुनी चुनी महिलाओं में से एक हैं। पहली महिला लेफ्टिनेंट जिन्होंने पूरी परेड क्या किया? कमान की संभाली है, ठीक है? और ये बहुत बड़ी बात है अपने आप में। नेक्स्ट टॉपिक हम देखते हैं, अगला टॉपिक देखते हैं, अभी फौजी वहीदा के बारे में ही देखते हैं। फौजी वहीदा क्या है? जम्मू कश्मीर की राजौरी जिले की बहुत छोटी से गांव थन्ना मंडी की रहने वाली है। फौजी वहीदा को प्रिज्म, ये प्रिज्म इनको उपाधि मिली है, इनका नाम नहीं। फौजी वहीदा प्रिज्म नामक नाम उनके पिताजी ने दिया था, ठीक है? नेक्स्ट देखते हैं, प्रिज्म का तात्पर्य है यह एक ऐसा कांच होता है जो 7 रंगों का दिखाई देता है। नेक्स्ट पॉइंट है, कोशिश हुई कामयाब, ठीक है? चैप्टर का नाम है कोशिश हुई कामयाब, ठीक है? स्कटपोपुल गांव कहां पर पाया जाता है? लद्दाख, ठीक है? स्कटपोपुल नाम है, ये कहां पाया जाता है? लद्दाख में। यहां पर मां को आमाले, ठीक है? मां को क्या बोला जाता है? आमाले, और पिता को बोला जाता है आबाले, ठीक है? लद्दाख है, स्किटपोपुल गांव है, नाम ये कहां पर है? लद्दाख में। यहाँ पे जो माँ होती है उसको क्या बोलते हैं? आमाले, और पिता को क्या बोलते हैं? आबाले, ठीक है? नाम अगर अचानक से आएंगे तो आपको बहुत कंफ्यूजन होगा, अगर 1-2 बार आप देखेंगे तो चीजें आपको आसानी से समझ में आ जाएंगी। नेक्स्ट देखते हैं, क्लास 4th के एक टॉपिक है, नाम है कैसे पहचाना चींटी
के दोस्त को। ठीक है, आगे देखते हैं। चींटियां चलते समय जमीन पर कुछ ऐसा छोड़ती हैं जिससे सूंघकर पीछे आने वाली चींटियों को रास्ता मिल जाता है। ठीक है, मच्छर की बात करते हैं। मच्छर हमारे शरीर में गंध, खासकर पैरों के तलवे की और हमारे शरीर की गर्मी को हमें ढूंढ लेते हैं। जैसे आपने ध्यान दिया होगा, कभी आप बैठे हुए हैं तो आपके पूरे शरीर को ना छोड़कर जो मच्छर होते हैं वो सबसे पहले पैरों में काटते हैं। ये कभी आप महसूस करके देखिए, ये सच में रियलिटी होती है, सबसे पहले पैरों में काटते हैं। वजह यह होता है कि जो हमारे पैरों की बदबू होती है उसको ये लोग बहुत जल्दी भांप लेते हैं और इंसान की ये बदबू समझ के ये कहीं भी बहुत जल्दी पहुंच जाते हैं। आगे देखते हैं, रेशम के कीट। ठीक है, रेशम का कीड़ा अपनी मादा को उसकी गंध से कई किलोमीटर दूर से पहचान लेता है। ठीक है, जो ये रेशम का कीड़ा होता है ये अपने मादा कीड़ा को कई किलोमीटर उसकी गंध से पहचान लेता है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। सड़कों पर कुत्तों की भी अपनी जगह बटी होती है। एक कुत्ता दूसरे कुत्ते के मल मूत्र की गंध से जान लेता है कि उसके इलाके से बाहर कुत्ता आया हुआ है। ठीक है, यही काम जो शेर होते हैं वो भी करते हैं। याद रखिएगा, अगर एक जंगल का शेर है और वो काफ़ी दूरी पर निकल गया है तो वो क्या करता है, वहां पर जाने के बाद वो टॉयलेट करता है। उससे वो क्या करता है, उस गंध से उसको पता चलता है कि मेरा यहाँ तक का इलाका है। अगर कोई दूसरा जानवर वहां आ गया है, यानी दूसरी जगह का शेर आ गया, तो भी उसको ये पता चलता है कि ये मेरे इलाके में आ गया। ये देखिए, हम लोग बहुत चीज़ों से पता लगाते हैं, ये बहुत तरीके से इनको सूंघ कर चीज़ें पता चल जाती हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। ज़्यादातर पक्षियों की आंखें उनके सिर के दोनों तरफ होता है। पक्षी एक ही समय में दो अलग अलग चीज़ों पर नज़र डाल लेते हैं। जब ये बिल्कुल सामने देखते हैं तब इनकी दोनों आंखें एक ही चीज़ पर होती हैं। ठीक है, यानी कि जब पक्षी हमें देख रहे होते हैं तो उनकी दो आंखें अलग अलग चीज़ों को देख सकती हैं, जबकि हम लोग ऐसा नहीं कर सकते हैं। अगर मैं सामने देख रहा हूँ तो सिर्फ आपको देख सकता हूँ। ठीक है, लेकिन ये क्या करते हैं, एक समय पर कई चीज़ों को देख लेते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। कई पक्षी अपनी गर्दन बहुत ज़्यादा हिलाते हैं क्योंकि ज़्यादातर पक्षियों की आँखों की पुतली नहीं घूम सकती। मैंने लास्ट टाइम भी बताया था। ठीक है, कि ये क्या करते हैं, जैसे गौरैया की बात करते हैं, वो बहुत ज़्यादा अपने सर को हिलाते हैं। वजह ये होती है कि उनकी आँखों की पुतली हिल नहीं सकती, वो स्टेबल रहती है, इसलिए वो अपने गर्दन को हिलाकर चीज़ों को देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट को देखते हैं। ठीक है, क्या घूम नहीं सकती, वो अपनी गर्दन को घुमाकर ही आसपास देख सकते हैं। ठीक है, लास्ट पॉइंट हम बता चुके हैं। अगर देखते हैं, पक्षी जब दोनों आंखें एक ही चीज पर केंद्रित करते हैं तो उन्हें चीज की दूरी का एहसास होता है, और जब वो अलग अलग केंद्रित करते हैं तो उनका देखने का दायरा बढ़ता है। यानी कि अगर हम वो पक्षी देख रहे हैं सामने तो उनको दूरी का पता चलता है कि हाँ कितनी दूरी है, लेकिन अगर वो अलग अलग चीज़ों को देख रहे हैं तो क्या करते हैं, उनका देखने का दायरा और बढ़ जाता है, यानी वो और ज़्यादा चीज़ों को देख सकते हैं। आगे देखते हैं, हम चील के बारे में बात करते हैं। चील, बाज और गिद्ध जैसे पक्षी मानो 4 गुना ज़्यादा दूर को देख लेते हैं। ठीक है, मानव की जितनी देखने की क्षमता होती है उससे 4 गुना जो होता है ज़्यादा क्षमता चील, बाज और गिद्ध। कहते नहीं है बाज की नज़र, यानी कि इसकी नज़र जो होती है बहुत ज़्यादा तेज होती है, अपने शिकार को ये बहुत दूर से देख लेता है। ठीक है, आगे देखते हैं। मानव कई सारे रंग देख सकता है लेकिन उतने रंग जानवरों को दिखाई नहीं देते हैं। ठीक है, उतने रंग जानवरों को दिखाई नहीं देते हैं। दिन में जागने वाले जानवर कुछ रंग देख पाते हैं, रात में जगने वाले जानवर हर चीज को सिर्फ सफेद और काला ही देखते हैं। ठीक है, जैसे कि बात कर लें उल्लू, उल्लू को सिर्फ ब्लैक एंड वाइट ही नजर आता है, बाकी कोई कलर नहीं। ठीक है, आगे बात करते हैं। ठीक है, पक्षियों के बाहरी कान छोटे छोटे छेद होते हैं जैसे जो उनके पंखों से ढके होते हैं। ये सारी बातें लगभग हम पिछली चीज़ों में बता चुके हैं। सांप के बाहरी कान नहीं होते हैं। ठीक है, जमीन पर
हुए कंपन को ही वो सुन पाते हैं। क्या करते हैं, उनके कान तो नहीं होते हैं, लेकिन जमीन पर जो छोटा सा भी कंपन होता है तो उसको वो भांप कर समझ जाते हैं। आवाज के अलग अलग, ठीक, पॉइंट इस पे देखते हैं, आवाजें अलग अलग। जंगल में ऊंचे पेड़ पर कौवा बैठा लंगूर पास आती मुसीबत जैसे शेर चीता को देखकर एक खास आवाज निकालकर अपने साथियों को संदेश देता है। जैसे हम लोग बोलकर चीजों को बताते हैं, वैसे ही जानवर क्या करते हैं, अलग अलग आवाजों में क्या करते हैं, अलग अलग आवाजें निकालकर अपने लोगों को सचेत करते हैं कि हाँ कौन सा जानवर आ गया जो उनके लिए खतरनाक हो सकता है। आगे बात करते हैं। कुछ पक्षी अलग अलग खतरों के लिए अलग अलग आवाजें निकालते हैं। जैसे उड़कर आने वाले दुश्मन के लिए एक तरह की आवाज निकालते हैं, जमीन पर चलकर आने वाले के लिए उसके लिए दूसरी तरह की आवाज निकालते हैं। जैसे जानवर होते हैं ये बताते हैं कि अगर कोई उड़ता हुआ पक्षी आ रहा है जो हमारे लिए खतरनाक है, उसके लिए भी एक विशेष आवाज होती है, और जो चल कर आते हैं उनके लिए भी अलग आवाज। अब इसमें क्वेश्चन क्या आया है कि अगर उड़ने वाले पक्षी और जो जमीन पर आने वाले लोग हैं उन दोनों के लिए क्या सेम तरह के वो संदेश देते हैं? नहीं, बल्कि अलग अलग देते हैं। आगे बात करते हैं मछलियों के बारे में। मछलियां खतरे की चेतावनी एक दूसरे को बिजली तरंगों से देती हैं। ठीक है, जो मछलियां होती हैं खतरे की चेतावनी बिजली की तरंगों से देती हैं, जिससे दूसरे को पता चल जाता है। सन 2004 दिसंबर में आए हुए सुनामी से कुछ समय पहले जानवरों की अजीब व्यवहार और उनके द्वारा की गई चेतावनी भरी आवाज़ों को अंडमान की एक खास आदिवासी जाति समझ गई थी। उन्होंने वह इलाका खाली कर दिया। इस प्रकार इस जाति के लोग सुनामी के कहर से अपनी जान बचा सके। ठीक है, जो पुरानी जातियां रहती हैं यानी जंगली जातियां हैं, उनको इस बात का पता है कि इनके आवाज़ में कैसे क्या संदेश हैं, तो वो उनको समझ गए। अंडमान में जो आया दिसंबर 2004 में जो सुनामी आई, हम लोग तो उसको नहीं भाप सके, लेकिन वहाँ की जो आदिवासी जातियाँ थी वो उसको तुरंत समझ गए और उन्होंने वो जगह खाली कर दिया, जिससे वो अपनी जान बचा सके। नेक्स्ट पॉइंट है डॉल्फिन की बात करते हैं। डॉल्फिन भी अलग अलग तरह की आवाज़ें निकालती है और एक दूसरे से बात भी करते हैं। सबसे बातूनी मछली होती है। ठीक है, याद रखिए ये क्या है, ये भारत का जलीय राष्ट्रीय जीव है। ठीक है, गंगा डॉल्फिन। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, कितना सोए। इस पॉइंट में देखते हैं गाय कितना सोती है, 4 घंटे सोने का क्वेश्चन आता है कि केवीएस भी पूछेगा, सीटेट भी पूछेगा, और हर तरह के जो भी टीचिंग एग्जाम्स हो गए या अदर में भी बहुत पूछेंगे। अगर हम जिराफ की बात कर लें, यह सिर्फ 2 घंटे सोता है। अजगर की बात करें तो 18 घंटा सोने वाला बहुत आलसी है। ठीक है ना। बिल्ली 12 घंटे की बात करते हैं, लेकिन इसी के साथ हम एक और जानवर है यहाँ पे लिखते हैं। ठीक है, कौन है वो? स्लॉथ। ठीक है, स्लॉथ। जो ये स्लॉथ जानवर होता है ये भी बहुत सोता है, 17 घंटे। ठीक है ना, 17 घंटे ये भी सोता है। ठीक, अब याद रखिए 17 घंटे ये सोता है, 18 घंटे अजगर सोता है, बिल्ली 12 घंटे सोती है, और गाय 4 घंटे सोती है। जिराफ जो है वो 2 घंटे सोता है। ठीक, कंफर्म। याद रखिए ये क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं, छोटे क्वेश्चन लेकिन बहुत मजेदार क्वेश्चन है, बहुत पूछे जाते हैं। अचानक से जब आ जाते हैं तो हिला के रख देते हैं। ठीक है ना। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, अगला क्वेश्चन। स्लॉथ के बारे में हम बात कर ही रहे थे, लिखिए अगला पॉइंट आपका स्लॉथ ही आ गया। स्लॉथ ये भालू जैसे दिखते हैं। ठीक है, स्लॉथ जो होता है भालू जैसा दिखता है, पर भालू नहीं है। ये दिन के करीब 17 घंटे पेड़ से उल्टे सिर लटक कर मस्ती से सोता है। मैंने पहले ही बताया ये कितने घंटे सो रहा है महोदय, 17 घंटे सोते हैं महोदय, ये 17 घंटे सोते हैं, वो भी पेड़ से उल्टा लटक कर ये सोते हैं। ठीक है, मस्ती से सोते हैं। जिस पेड़ पर रहते हैं उसी के पत्ते खाकर पलते हैं, यानी जिस पेड़ पर रहते हैं उसी के पत्ते खाए, इसलिए कहीं पर जाने की जरूरत ही नहीं पड़ती है।
अब ये अपने पेड़ पर सारे पत्ते खा लेते हैं। जब ऐसा लगा कि सारे पेड़ के पत्ते खत्म हो गए हैं, तब ये क्या करते हैं, अपने उस पेड़ को छोड़ देते हैं। ठीक है, वे पास के पेड़ पर जाते हैं। लगभग ये 40 वर्ष अपने पूरे जीवन में मुश्किल से ही 8 पेड़ों पर घूमने की तकलीफ उठाते हैं। ठीक है, ये सप्ताह में एक बार शौच के लिए जाता है। अब सोच लीजिए, इससे ज़्यादा आलसी जानवर और कौन सा होता है। 17 घंटे उल्टे लटक कर सोता है। जब जगा तो ठीक है, चलो कुछ खा लेते हैं, पत्तों को ये तोड़ के खा लेता है, उसी पेड़ के पत्तों को, और फिर चुपचाप उल्टा लटक कर सो जाता है। ठीक है, और जब पेड़ के सारे पत्ते खत्म हो जाते हैं, तब ये दूसरे पेड़ पर जाता है। इसकी मैक्सिमम 40 वर्ष की आयु होती है। ठीक, 40 वर्ष की आयु, यानी, और उसमें भी ये सिर्फ 8 पेड़ ही बदलता है, यानी 5 साल मिनिमम एक पेड़ पर रहता ही रहता है। ठीक है ना। अब शौच की बात कर लें तो ये पूरे सप्ताह में 7 दिन में सिर्फ एक बार ये शौच के लिए जाता है। ठीक है ना, ऐसा आलसी जानवर होता है। नेक्स्ट देखते हैं बाघ, टाइगर। बाघ अंधेरे में मानव से 6 गुना बेहतर देख सकता है। बाघ क्या करता है, अंधेरे में मानव से 6 गुना ज़्यादा देख सकता है। आगे बात करते हैं, बाघ की मूछें, जो बाघ की मूछें होती हैं वो क्या करते हैं, हवा के कंपन को भांप लेते हैं, उसे शिकार के बिल्कुल सही स्थिति का पता चल जाता है। इससे उन्हें अंधेरे में रास्ते ढूंढने में काफ़ी मदद मिलती है। ठीक है, जो इनकी मूछें होती हैं उनका भी एक विशेष काम है कि वो दूर से भांप लेते हैं कि उनका शिकार कितनी दूरी पर है, और वो सही रास्ते पे भी चले जाते हैं। बाघ अपने इलाके में मूत्र करके अपनी गंध छोड़ते जाते हैं। यह इलाका कई किलोमीटर बड़ा हो सकता है। एक बाघ किसी दूसरे बाघ के मूत्र को, गंध को झट से पहचान लेते हैं, फिर उस इलाके में सोचते हैं कि इस इलाके में जहां हम जा रहे हैं वो बाघ हमसे शक्तिशाली है या हमसे कमजोर है। अगर वो इनसे शक्तिशाली दिखता है तो ये उसके इलाके में घुसने की जहमत नहीं उठाते हैं। ठीक है ना। नेक्स्ट देखते हैं। ठीक है, अगली बात करते हैं, बाघ। बाघ मौके के अनुसार अपनी आवाज बदलता रहता है। ठीक है, गुस्से में अलग आवाज निकालता है। ठीक, बाघिन को बुलाने के लिए अलग आवाज निकालता है, कभी कराहना तो कभी गुर्राना। बाघ का गुर्राना 3 किलोमीटर दूर तक सुना जा सकता है, यानी अगर इसकी गुर्राहट जो होती है वो 3 किलोमीटर दूर तक सुना जा सकता है। बाघ जो होता है हवा में पत्ते के हिलने और शिकार के झाड़ियों में हिलने से हुई आवाज में अंतर को ये भांप लेता है। सोचिए कितना तेज दिमाग होता है इसके पास कि अगर पत्ते हिल रहे हैं तो उसको महसूस समझ में आता है, अगर कोई इंसान हिल रहा है तो दोनों के अंतर को ये फट से भांप लेते हैं। इतना तेज जानवर होता है। ठीक है, दोनों के अंतर को ये भांप लेते हैं। बाहर की ओर आवाज इकट्ठा करने के लिए अलग अलग दिशाओं में बहुत तेज घूम सकते हैं। जानवर और उनके शिकार के कारण। ठीक है, आइए ये भी जान लेते हैं हम, जानवर और उनके शिकार के क्या कारण। जो हाथी होता है उसके दांतों के लिए लोग कहते नहीं है हाथी दांत बहुत महंगा जाता है। इसकी लोग औषधियाँ भी यूज़ किए जाते हैं, लोग पौरस्ता बढ़ाने में भी इसके यूज़ करते हैं। इस तरह के हाथी के दांत के बहुत सारे यूजेस होते हैं, इसलिए लोग हाथी को मार देते हैं। आगे हम गैंडा की बात करते हैं। गैंडा की जो सींग होती है, सींग बहुत इंपॉर्टेंट होती है। सींग को कुछ लोग शो के लिए लगाते हैं, तो कुछ लोग इसकी औषधि यूज़ करते हैं। अलग अलग तरह में इसका यूज़ होता है, इसलिए इसको मारा जाता है। शेर व मगरमच्छ को इनकी खाल के लिए यूज किया जाता है, लोग इनको मारकर इनका खाल उतार लेते हैं। कस्तूरी हिरन थोड़ी सी खुशबू के लिए, जो कस्तूरी हिरन होती है उसकी नाभि में क्या होती है, बहुत खुशबू होती है, जिसके लिए हिरन हमेशा उछलता रहता है उस खुशबू को पाने के लिए, जबकि उसकी नाभि में ही वो खुशबू होती है। ठीक है, अगली बात कर लेते हैं। हमारे देश में बाघ और अन्य कई जानवरों की गिनती इतनी कम हो गई है कि इनके लुप्त हो जाने का खतरा होता है। ठीक है, तो हमारे यहाँ पे बाघ की संख्या लगातार घटती जा रही है, इसमें कोई नई बात नहीं है। ठीक है, कि हमेशा लगातार उनके शिकार हो रहे हैं और उन शिकार की वजह से इनकी संख्या कम होती जा रही है। हमारे देश में सरकार इन्हें बचाने के लिए बहुत से जंगलों
को सुरक्षा दे रहे हैं। जैसे उत्तराखंड की बात कर लें तो उत्तराखंड में जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, ठीक है, इससे पहले इसका नाम क्या था, हेली नेशनल पार्क, ठीक है, हेली नेशनल पार्क, ठीक है, हेली नेशनल पार्क के नाम से था, ठीक है। अगर हम राजस्थान की बात कर लें तो राजस्थान के भरतपुर में घाना, ठीक है, यहाँ पे भी है। इसको भी सरकार क्या करती है, बचाने के का काम कर रही है, ठीक है। इन जंगलों में जानवरों का शिकार मना है, यहाँ के लोग जानवरों या जंगल का कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकते हैं, ठीक है, यानी ये क्या करते हैं, फॉरेस्ट ऑफिसर्स इसका विशेष ध्यान रखते हैं। चैप्टर 2 की बात करते हैं, ये 5th क्लास की कहानी है सपेरों की, ठीक है। तो पहला आता है कालबेलिया। कालबेलिया क्या है, ये सपेरों की एक प्रजाति है, सपेरों की यह एक प्रजाति है। कालबेलिया नृत्य में सांप जैसी मुद्राएं की जाती हैं, अर्थात नागिन डांस कहा जाता है। नागिन डांस फिल्मों में तो दूर की बात है, शादियों में वैसे बहुत करते हैं, लेकिन यहाँ पे हम भी जरा जान लेते हैं। कालबेलिया जो होता है ये सांप की एक प्रजाति होती है, और इसमें क्या होता है कि हम सपेरों के बारे में ही जानते हैं। और ये क्या है कि अगर हम बात करते हैं यहाँ पे नागिन डांस जिस तरह से होता है ना, वो भी इसी के अंतर्गत आता है। नाग गुम्फन, नाग गुम्फन की हम बात कर लें, इनमें नाग गुंथे हुए प्रतीत होते हैं। ऐसे डिजाइन रंगोली, कढ़ाई और दीवारों को सजाने के लिए सौराष्ट्र, गुजरात और दक्षिण भारत में प्रयोग किए जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हम देखते हैं बीन पार्टी। बीन पार्टी के बाजे बीन, तुम्बा, खंजरी और ढोल के अलावा बाकी तीनों बाजे सूखी लौकी से बनाए जाते हैं, ठीक है। अगले पॉइंट पर आते हैं हम। भारत में पाए जाने वाले, ठीक है, जो भारत के अंदर है, भारत के अंदर पाए जाने वाले केवल 4 तरह के सांप हैं, ठीक है। कितने? 4 तरह के सांप जो हैं वही जहरीले हैं। सिर्फ 4 तरह के जो सांप अपने भारत में पाए जाते हैं वो जहरीले सांपों में आते हैं। कौन है? पहला आता है नाग, बहुत जहरीला, ठीक है, किंग कोबरा जो कि उसको हम कहते हैं। फिर आता है करैट, ठीक है ना, करैट जो सांप होता है वो बहुत है। फिर आता है दुबैया, दुबैया सांप होता है। फिर आता है अफाई। ये 4 सांप ऐसे होते हैं जो भारत के अंदर बहुत जहरीले सांपों में आते हैं। आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है इनमें से कौन सा जहरीला सांप भारत में पाया जाता है? आप याद रखिए, नाग, करैत, दुबई, अफाई। नाग, करैत, दुबई, अफाई, ये सारे जो सांप हैं ये भारत में पाए जाते हैं और ये जहरीले सांपों की श्रेणी में आते हैं। सांप जब किसी को काटता है तो उसके 2 खोखले जहर वाले दांतों से उस व्यक्ति के शरीर में जहर चला जाता है। इस जहर से बचने का एक ही उपाय होता है, जिस व्यक्ति को सांप ने काटा है उसे तुरंत जहर के असर को खत्म करने के लिए दवाई या सीरम दिया जाता है, ठीक है। जो सांप होता है इसके 2 खोखले जहर दांत होते हैं, जब वो काटता है तो उन दांतों से जहर का एक फव्वारा निकल के उसके शरीर में चला जाता है, जो उसके पूरे शरीर में जहर को फैला देता है। सीरम, सीरम क्या होता है? जो ये उसकी मेडिसिन है सीरम, सीरम क्या होता है? ये सांप के जहर से ही बनाया जाता है और सभी स्वास्थ्य केंद्रों पर मिल सकता है। जो ये सांप काटता है तो इनका कहते नहीं है कि हमको किसी ने कुछ किया तो उसके लिए हम एंटीडोट बनाते हैं। वायरस आया तो एंटीवायरस हमने बनाया। अगर कोरोना आया तो हमने क्या किया कि हमने उसके लिए कोविशील्ड लेके आ गए, कोवैक्सीन आ गई। तो उसी तरह से सांप को काटने से हम सांप के जहर को ही प्योरीफाई करके उसका एंटीडोट बनाए। आगे हम देखते हैं चैप्टर 3, चखने से पचने तक। ये भी एक छोटा टॉपिक है और काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। उड़ीसा के कालाहांडी, उड़ीसा में एक कालाहांडी जिला है, सबसे अधिक चावल पैदा किया जाता है यहाँ पर और दूसरे राज्यों में बेचा जाता है। अगर आपसे पूछता है कि उड़ीसा का कौन सा जिला
सबसे ज़्यादा चावल पैदा करने के लिए मशहूर है तो काला हांडी। नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं, खाए आम 12 महीने। इस टॉपिक में हम देख लेते हैं, ठीक है। इसमें क्या बता रहा है, अत्रिपुरम गांव है, ये कहाँ पर है, ये आंध्र प्रदेश में स्थित है। अत्रिपुरम गांव आंध्र प्रदेश में स्थित है। यहाँ क्या है, मामिड़ी तांड्रा आम पापड़ बनाए जाते हैं, ठीक है। ये 4 हफ्तों में बनते हैं। कौन सा है, मामिड़ी तांड्रा आम पापड़, ये कहाँ बनाए जाते हैं, अत्रिपुरम गांव के आंध्र प्रदेश में बनाया जाता है। ओके, नेक्स्ट देखते हैं हम। अगला है पुणे से कोलकाता, उसी टॉपिक से अभी है, क्वेश्चन है पुणे से कोलकाता। जो पुणे से कोलकाता है, ठीक, तक रेलगाड़ी जाने में कितने दिन लगते हैं, 2 दिन, ठीक। पुणे से कोलकाता जाने के लिए रेलगाड़ी को कितना समय लगता है, 2 दिन। चैप्टर में हम बात करते हैं बीज बीज बीज। अगर हम बीज की बात को करते हैं तो हम यहाँ पे देखते हैं, पहला है शिकारी पौधा, ठीक है। कुछ ऐसे पौधे भी होते हैं जो चूहे, मेढक, कीड़े मकोड़े और छोटे जीवों का शिकार करते हैं। इनमें नेपेंथिस एक पेड़, नेपेंथिस सबसे ज़्यादा मशहूर है। यह कहाँ पाया जाता है, ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया और भारत के मेघालय में राज्य में पाया जाता है। अभी जल्दी ही ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा फेमस, बहुत ज़्यादा एग्जाम्स में आया है। नेपेंथिस जो है वो क्या करता है, एक पेड़ है जो क्या करता है, जैसे उसके बीच में कोई जानवर आता है उसको जकड़ कर और मार डालता है, ठीक है। और ये कहाँ पाया जाता है, ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया और भारत के मेघालय राज्य में पाया जाता है, ठीक है। इसका आकार लंबे घड़े जैसा होता है, जिसके ऊपर पत्ती का ढक्कन लगा होता है। घड़े से खास खुशबू निकलती है और इसकी वजह से कीड़े खींचे चले जाते हैं, ठीक है, कीड़े खींचे चले जाते हैं। पौधे के ऊपर पहुंचते ही क्या करते हैं, कीड़े अंदर फंस जाते हैं और बाहर नहीं निकल पाते हैं। यानी नेपेंथिस जो होता है पेड़, वो क्या करता है, चीज अगर कोई जानवर उसके अंदर पहुंचा है तो उसको वो जकड़ के उसको वहीं मार देते हैं, ठीक है। आगे हम पॉइंट के देखते हैं। पौधे स्वयं भी अपने बीजों को दूर छिटक देते हैं, जिससे सोयाबीन की फलियां पककर सूख जाती हैं तो चिटक कर बिखरने लगती हैं। उसके बाद अगर हम बात कर लें, सन 1948 में जॉर्ज मेस्टल स्विट्जरलैंड में वेल्को नामक बनाया था। वेल्को से दोनों सतह चिपक जाती हैं और खुलने पर चर चर की आवाज करते हैं, ठीक है। अब बात कर लें, जैसे हम लोग वेल्को कहते हैं तो अगर कोई भी जूते में यहाँ देखते हैं यूं छुड़ाया चिपका दिया, ये वेल्को होता है। वेल्को कब बनाया गया था, तो वेल्को आया 1948 में। और वेल्को को किसने खोज किया था, जॉर्ज मेस्ट्रल ने किया था। जॉर्ज मेस्ट्रल कहाँ के रहने वाले थे, स्विट्जरलैंड के रहने वाले थे, ठीक है। इन्होंने क्या बनाया, वेल्क्रो, ठीक है। यूज अगर हम बात कर लें तो कपड़े के बस्तों में किया जाता है, कपड़ों में, जूते में, पट्टे में इत्यादि में किया जाता है, ठीक है। तो ये टॉपिक आपको देखें और उम्मीद करते हैं ईवीएस का ये बहुत अच्छा टॉपिक सारे से हैं। अगर आप इनको एक बार रिवाइज कर लेते हैं तो किसी भी एग्जाम में देखेंगे बहुत सारे क्वेश्चन आएंगे, खास करके टीचिंग एग्जाम्स में, चाहे वो टेट हो, सीटेट हो, केवीएस हो, कहीं पर भी आएगा, ये आपको हर जगह दिख जाएगा, ठीक है। तो इसी के साथ क्या करते हैं, अपने सेशन को यहीं एंड करते हैं। आज आपके पास सरस्वती पूजन है और साथ ही साथ 26 जनवरी है, जिसकी आप सब लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं, ठीक है। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। ओके, थैंक यू, जय हिंद।